15 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन। 200 सालों की अंग्रेज़ों के गुलामी के बाद हमारा देश भारत आज़ादी का उत्सव मना रहा था। हर तरफ भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। पूरा देश एकजुट होकर इस समय आज़ादी की पहली दिन को जी रहा था। अगस्त 1947 के दिन कुछ ऐसा भी हुआ जो लोगों को देख और सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि बंटवारे और मजहबी लड़ाई में लोग इतने अंधे हो जाएंगे कि हैवान बन जाएंगे। उस दिन दोपहर में लाहौर से लुधियाना आ रही रेलगाड़ी जब भारत पहुंची, उसमें कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। किसी के हाथ तो किसी के पैर और किसी के सर ही नहीं थे। पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी और ट्रेन के आखिर में लिखा था, नेहरू और पटेल को आज़ादी का तोहफा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बंटवारे की ऐसी लकीर खींच गए जो आज भी नफरत की तरह से देखा जाता है। उसकी आग आज भी दोनों देशों के बीच जल रही है। लेकिन 1947 के पहले तो ऐसा नहीं था। सभी भारतीय मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, आइए हम सब जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है कई दशक पहले 1857 ईस्वी में। कई राजाओं ने मिलकर कंपनी रूल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इस क्रांति के बाद कंपनी रूल हटाकर अंग्रेजों ने ब्रिटिश राज की शुरुआत की। लेकिन अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर ऐसी स्थिति फिर रही तो ये क्रांति फिर होगी और हमारा शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का तरीका अपनाया कि फूट डालो और राज करो। डिवाइड एंड रूल के तहत अंग्रेजों ने अत्याचार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों को सोचने का समय ना मिल सके, जिससे लोग क्रांति के बारे में भी सोच पाए। कुछ समय बाद एक अंग्रेजी पत्रकार एलन ऑक्टेवियन हांग ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें अंग्रेजी हुकूमत कैसे भारतीयों पर अत्याचार और यातनाएं दे रहे हैं ये लिखा हुआ था। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद ही अंग्रेजी सरकार ने इस पत्रकार को अपने पद से हटा दिया था। कुछ दिनों बाद एलन ने कुछ नेताओं के साथ मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो बाद में इसकी बागडोर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। उस समय के वायसरॉय लॉर्ड डफरिन ने इस फाउंडेशन को अप्रूव कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद डफरिन को लगने लगा कि कांग्रेस जैसी प्रतिक्रिया कर रही है, इससे ब्रिटिश राज को हानि होगी। इस वजह से डफरिन ने कांग्रेस को आदेश दिया कि वो राजनीतिक प्रतिक्रिया और ब्रिटिश राज के विरुद्ध बैठक या सम्मेलन न कराए। कांग्रेस ने इस बात को ना मानी तो डफरिन ने एक रूल बनाया कि कोई भी सरकारी अफसर आईएनसी की मीटिंग में नहीं जाएगा और ना ही किसी भी प्रकार का सहयोग देगा। कुछ अमीर लोगों से कहा गया कि जिसका जितना पैसा भी आईएनसी के पास है उसे वापस ले ले। इतना करने के बाद भी जब आईएनसी ने डफरिन की बात ना मानी तो डफरिन ने कुछ ब्रिटिश वफादारों की मदद लेकर उसे कहा कि आप एंटी कांग्रेस मूवमेंट करो, जिसमें से एक शिक्षा शास्त्री सैयद अहमद खान और दूसरे थे भाषा वैज्ञानिक शिव प्रसाद। लगभग 1887 ईस्वी में आईएनसी की मांग थी कि भारत की सिविल एग्जाम भारत में ही लिया जाए और बजट जो निकालती है सरकार उसमें भारतीयों को भी हिस्सा दिया जाए। इस बीच कुछ दिनों बाद सैयद अहमद खान एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आईएनसी से दूर रहें, ये हमारे लिए सही नहीं है। इन्होंने कहा मुस्लिम खतरे में हैं, अगर ब्रिटिश सरकार चली गई तो हिंदू मुस्लिम में कब्जा कर लेंगे और अत्याचार करेंगे, इसलिए हमें ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहिए। सैयद अहमद खान ने उस समय मॉडर्न एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया था। एक यूनिवर्सिटी खुलवाई थी जिसका नाम आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। साल आता है 1906 ईस्वी और ये आगे बढ़कर एक संस्था बन जाती है जिसका नाम रखा जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको ब्रिटिश का भी सपोर्ट मिल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने इसे अल्पसंख्यक बताकर सेपरेट इलेक्ट्रो यानी अलग चुनाव की अनुमति इंडियन एक्ट काउंसिल के तहत 1909 ईस्वी में दे दी।
जिसमें ये मुस्लिम कैंडिडेट को ही खड़ा कर सकते हैं और इसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा था कि ये अखंड भारत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सैयद अहमद खान अपने स्पीच में यहीं से 2 नेशन 2 देशों की मांग करने शुरू कर दी थी। ये शासक ने कुछ सालों बाद 1919 में एक और एक्ट पास किया, जिसमें सिख, एंग्लो इंडिया और यूरोपियन की छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। ये सब होता देख हिंदुओं को लगने लगा कि मुस्लिम इन पर कब्जा कर लेंगे और मुस्लिमों को लगने लगा कि हिंदू इन पर कब्जा कर लेंगे। इस वजह से कई और संगठन बनने लगे थे, जिसमें से एक संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा और RSS, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ था। एक तरफ ये सब चल रहा था तो एक तरफ हमारी लड़ाई अंग्रेजों के बीच लगातार चल रही थी। लेकिन उस समय के वायसराय चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों और भारतीयों को जाति और मजहब के आधार पर बांट दिया जाए। लेकिन इनके कार्यकाल में ऐसा ना हो सका। इनके कार्यकाल खत्म होते ही नए वायसराय बनते हैं आर्चिबाल्ड वेवल, जो कि 1943 से मार्च 1947 तक रहे। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत का पार्टीशन हो। हमें आज़ादी मिलनी थी अंग्रेजों और ब्रिटिश हुकूमत से। हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपने बलिदान और संघर्ष के कारण लगभग 200 वर्षों के बाद तब ब्रिटिश हुकूमत ने अंतिम वायसराय के रूप में माउंटबेटन को भेजा और उनसे कहा गया कि आप 1948 तक भारतीयों को ब्रिटिश काल से आज़ाद कर देंगे, लेकिन पार्टीशन को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। इस समय तक जिन्ना भी कांग्रेस के एंटी हो गए थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने लगे थे। उनका कहना था कि गांधी सिर्फ हिंदू के पक्ष में रहते हैं और INC एक हिंदू पार्टी है। माउंटबेटन 1948 तक रुकना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सब जल्दी करके वे अपने स्वदेश लौट जाएं और ये भी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। लेकिन जिन्ना ने साफ कह दिया था कि आज़ादी होगी तो हमें अलग मुल्क पाकिस्तान चाहिए। 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान रेडियो पर अनाउंस कर दिया। 5 जुलाई 1947 भारत को स्वतंत्रता के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश काल के उस समय के शाही शासक से स्वीकृति मिली थी। I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. हमें आज़ादी तो मिली थी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर कहाँ तक होगा। इसलिए 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने, जो कि ब्रिटिश वकील था, उसने सिर्फ भारत के नक्शे देखकर उसमें लकीर खींच दी और भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत और तीसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है।